सो ही गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो मैं ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ और ये जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसको मैंने पूरा अपने बैच से ही पढ़ा है, पूरा लेक्चर। यू कैन सी डैट कि मैंने सारा पढ़ लिया है और इसका मेरा रिवीजन भी डन हो गया है। तो अगर आप भी नीट 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसे बायो पढ़ना चाहिए कि आप टोटल 360 आउट ऑफ 360 अचीव करें। जैसे मैं दिखाती हूँ कि मैं जो पिछला टेस्ट हुआ था, मेरा बॉटनी का मार्क्स काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू जूलॉजी। तुम लोग यहाँ देख सकते हो कि जो मेरा टेस्ट 2 था, मैंने बॉटनी में टोटल पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था 45, तो मेरा 42 से हुआ। जो 2 गलत हुआ है, ये असर्सन रीजन वाला था और एक मतलब जो मुझे याद नहीं, रिवीजन किए थे लेकिन याद नहीं आ रहा था। टोटल मेरा बॉटनी में 160 मार्क्स था। और जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में जो मेरा है, असर्सन रीजन ज़्यादा गलत हुआ है और एक क्वेश्चन तो मुझे आई नहीं, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। ऐसे ही पिछले टेस्ट का दिखाऊँ तो पिछले में मेरा फिर 42 से हुआ था, 3 जो गलत हुआ था असर्सन रीजन। तुम लोग देख सकते हो कि मैंने सिर्फ इतनी छोटी छोटी मतलब वर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया था, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। बस यहाँ पे ये क्वेश्चन और एक यहाँ पे, मतलब तीनों मेरा सिली मिस्टेक कह सकते हैं। मैंने क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से नहीं देखा तो मेरा गलत हो गया। तो इसीलिए एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट होने के बाद, मतलब आपका जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आप 147 रूल से रिवाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका कोई भी मतलब टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा, और साथ ही साथ जो कंटिन्यू वाला मतलब जो टॉपिक चल रहा है वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ कि हर एक वर्ड पे जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको रेड पेन से हाईलाइट किया है, रेड पेन से मार्क किया है, और जो हाईलाइट वाला है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। तो तुम लोग देख सकते हो कि जितना भी है जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ये इन सभी वर्ड पे हमको काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। थिन हो गया, केमिकल हो गया, लिविंग स्टेट हो गया, बोथ हो गया, एक्सेप्शन जहाँ पे है मतलब उन सभी पे हमको काफ़ी फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। सिमिलर हो गया, वाइड हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो सकता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है मैंने अपने बुक पे ही पेस्ट कर दिया है, तुम लोग देख सकते हो। और जो भी मतलब इम्पोर्टेंट डिटेल है, मतलब जो बार बार तुम जो भूल जा रहे हो तुम उसको बाहर लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एरिथ्रोसाइट के बारे में लिख दिया, एक होस्ट सेल होता है, और मैंने जो भी पोलर हेड होता है उस पर लिख दिया कि हाइड्रोफिलिक होता है, और ये जो इनर वाला होता है इनर टेल वो नॉन पोलर होता है और हाइड्रोफोबिक होता है। और लिपिड का मैंने ये लिख दिया, बार बार मैं इसको भूलती थी तो मैंने इसको अब याद कर लिया है। बाहर लिख दिया तो काफ़ी पहले नज़र जाएगा, तो अच्छे से मतलब रिवीजन के टाइम में फिर से याद रहेगा। तुम लोग देख सकते हो कि जितना भी स्टार मैंने बना के लिखा है ये सारा इंपॉर्टेंट है। जितने बार तुम लोग पढ़ोगे उतना लगेगा इंपॉर्टेंट है। तो हर बार एनसीईआरटी जब रिवाइज करने जाओ सेकेंड या थर्ड टाइम में, तो तुम लोग जो स्टार वाला है इस पर फोकस करो। अगर तुमको इसमें से कोई भी पॉइंट भूल रहा है तो फिर उस पर तुम डबल स्टार मार्क करो, अगर फिर से भूल रहा है तो तुम उसको 3 स्टार मार्क करो। ऐसे तुम लोग स्टार वाले पॉइंट को अच्छे से देखोगे और अच्छे से रिवाइज कर लोगे। है मतलब इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देख सकते हो लेटरल मूवमेंट मैंने लिखा है कि सिर्फ लिपिड प्रोटीन दोनों करते हैं, लेकिन जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है केवल हमारा लिपिड ही करता है, प्रोटीन नहीं करता है, रेयरली करेगा। फंक्शन है तो मैंने इसका भी लिख दिया है जितना भी है, और यहाँ पे इसका फंक्शन लिख दिया है सेल वॉल का, और साथ ही साथ ये वाला मैंने लिख दिया एल्गी में क्या पाया जाता है। तो एल्गी का मैंने बनाया जीएमसी, गैलेक्टन, मैनन्स एंड सेलुलोज, इस टाइप से हम इसको बना दिए हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है उसका सेल वॉल, और हायर प्लांट में CH2 मतलब सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टीन एंड प्रोटीन पाया जाता है। और आर्की बैक्टीरिया का तो ईजी है, याद हो जाएगा, स्यूडोम्यूरिन। मेरा इन्हीं दोनों में गलत होता था तो मैंने अब इसको GMC से याद कर लिया है। और यू बैक्टीरिया की बात करें तो यू बैक्टीरिया में भी इजीली याद हो जाता है, म्यूरिन है एंड पेप्टिडोग्लाइकन है। और फंजाई का जो है वो काइटिन का है। और आगे अगर हम बढ़ें तो जितना भी इम्पॉर्टेंट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, मैंने उसको भी स्टार बना के लिख दिया है। अगर सेकेंड टाइम मतलब फिर से अगर मैं इसको रिवाइज़ कर रही हूँ, मतलब मेरा ये 3rd रिवीजन कंप्लीट हो गया है। अगर मैं 4th टाइम में अगर फिर से इसको रिवाइज़ करूँगी तो 4th रिवीजन तुम लोग देख सकते हो। अगर मैं तुम लोग को दिखाऊँ तो 4th रिवीजन मेरा 12 अगस्त को मैंने इसको फिर से रिवाइज़ करना है, 4th रिवीजन। तो जो 4th में मैं रिवाइज़ करूँगी तो जितना भी ये स्टार वाला है मतलब इस पर ज़्यादा फोकस मतलब बनाई रहूँगी और इसको अच्छे से पढ़ूँगी। और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है जो इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ जो इसका डायामीटर है वो तो मस्ट है भाई। यहाँ पे हम लोग देखते नहीं हैं, लास्ट टाइम में हम लोग ध्यान से बुक पढ़ेंगे लेकिन नज़र नहीं जाता है।
लेकिन मैंने इसको क्या किया है, बाहर लिख दिया है। तो बाहर क्या है, तो कभी भी पढ़ेंगे तो इस पे पहले नज़र जाएगा, तो ये जल्दी याद हो जाएगा। रही बात, यहाँ पे सारा मैंने इम्पोर्टेंट लिख दिया है। जैसे यहाँ पे मैंने इसका लिखा है वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। मतलब जो मेरा गलत हुआ था मैंने उसको अब अच्छे से बना लिया है, कहाँ से मेरा गलत हो रहा। और हर एक वर्ड एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे भी मैंने उसका लेंथ और वेट लिख दिया है। और ये जो एक्स्ट्रा सर बताए थे डाइनिन आर्म्स, ये जो कि एनर्जी देता है, मैंने इसको भी लिख दिया है क्योंकि एनसीईआरटी में ये वाला नहीं दिया था। तो ये था इस पूरे चैप्टर का। मतलब तुम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ो तो पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तुम लोग 1-4-7 रूल लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि हमारा कई बार रिवीजन होगा और हम लोग का वो टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। और मैंने एक्सरसाइज भी डन कर लिया है और अभी मैं सेल साइकिल और सेल डिवीज़न को रिवाइज़ कर रही हूँ। तो मेरा मंडे तक रिवीजन 1, मंडे को मैं रिवीजन 1 करूँगी तो वो मेरा डन हो जाएगा। फिर मैं उसको भी 1-4-7 रूल से रिवाइज़ करने वाली हूँ। तो ये था इस वीडियो में। अगर ये वीडियो तुमको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।